Welcome to our channel Brain Capsule. Today we are going to discuss about culpable homicide, section 299 of the Indian Penal Code. Today we will be discussing about the origin of the word homicide, its types, culpable homicide, essential ingredients of section 299, its definition, illustration and explanation. Under section 299 of the Indian Penal Code. Let's start with the word homicide. होमिसाइड दो शब्दों से मिलकर बना है, होमी और सीडो। होमी का मतलब होता है मैन और सीडो का मतलब होता है कट। होमिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि दूसरे का भी इंसान होना ज़रूरी है। अगर एक इंसान को सांप काट लेता है तो वो होमिसाइड नहीं कहलाएगा। होमिसाइड के टाइप समझते हैं। हमने इन्हें 3 भागों में बांटा है, एक्सक्यूज्ड, जस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड। एक्सक्यूज और जस्टिफाइड दोनों ही लॉफुल होमिसाइड हैं, जो कि बिना किसी गिल्टी माइंड के कमिट किया जाता है और दोनों ही पनिशेबल नहीं है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? एक्सक्यूज में डूअर एक्सक्यूज होता है, मतलब यहाँ एक ऐसे इंसान ने क्राइम कमिट किया है जो लॉ की नज़र में क्राइम कर ही नहीं सकता है, जैसे कि एक 5 साल के बच्चे ने या पर्सन ऑफ ए अनसाउंड माइंड या फिर एक ड्रंक इंसान ने। तो यहाँ पर एक्ट इज़ एक्सक्यूज्ड। यहाँ पर एक्ट भी हुआ है और क्राइम भी हुआ है, लेकिन वो एक्ट जस्टिफाइड होगा, इसीलिए इसे जस्टिफाइड होमिसाइड कहा गया है। तीसरा देखते हैं, अनजस्टिफाइड। ये अनलॉफुल होमिसाइड है, मतलब कानून की नज़र में ये एक गुनाह है जो कि इंसान एक गिल्टी माइंड के साथ कमिट करता है और ये पनिशेबल है। जस्टिफाइड होमिसाइड, देयर इज अ लैटिन मैक्सिम, actus non facetium nisi mensitria. An act does not make anyone guilty unless his intention was so. मान लीजिए एक इंसान आप पर हमला कर रहा है और आप अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में उस पर काउंटर अटैक करते हैं और उसमें उसकी मौत हो जाती है, तो इसके लिए आप लायबल नहीं होंगे, क्योंकि आपका रीज़न जस्टिफाइड है और आपने ये क्राइम बिना किसी गिल्टी माइंड के कमिट किया है। मतलब आपका इंटेंशन पहले से नहीं था, वो आपने अपने आप को बचाने के लिए कमिट किया, इसलिए आपको गिल्टी नहीं माना जाएगा। जस्टिफाइड होमिसाइड को हम सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी की हेल्प से समझेंगे, जो कि 7 सिचुएशंस देता है जिसमें इंसान अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी और की जान ले सकता है। पहला, डेथ। अगर आप पर कोई जानलेवा हमला करता है तो ऐसा तो नहीं है कि आप देखते रहेंगे और आराम से मरना पसंद करेंगे, नहीं, आप अपनी प्रोटेक्शन में काउंटर अटैक करेंगे। अगर इसमें उसकी मौत हो जाती है तो ये जस्टिफाइड होगा। अगर कोई रेप कमिट करना चाह रहा है या फिज़िकली असॉल्ट कर रहा है तो वो गर्ल अपने प्रोटेक्शन में उस पर अटैक कर सकती है, ये रीज़न भी जस्टिफाइड होगा। अगर आपको कोई हानि पहुंचा रहा है और ग्रीवस हर्ट कर रहा है तो आप अपनी प्रोटेक्शन में उसकी जान ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई आपको थप्पड़ मार दे और आप कहें कि वो मुझ पर हमला कर रहा था इसलिए मैंने उसे मार दिया, नहीं, आपका रीज़न जस्टिफाइड होना चाहिए। ये सिंपल हर्ट की नहीं, ग्रीवस हर्ट की बात करता है। अगर आपको कोई अननेचुरल लस्ट के लिए असॉल्ट कर रहा है तो उसमें भी आप अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में उस पर हमला कर सकते हैं। कोई आपको किडनैप या अबडक्ट कर रहा है तो आप अपने आप को बचाने के लिए भी हमला कर सकते हैं। अगर आपको कोई रॉन्गफुली कन्फाइन करता है, यानी कि एक ऐसी जगह पर ले जाकर रोक देता है जहाँ पे आपकी राइट ऑफ मूवमेंट का उल्लंघन हो रहा हो, या आपको एक ऐसी जगह बंद कर दिया जहाँ से निकलने का कोई चारा नहीं है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए उस पर अटैक कर सकते हैं। अगर उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो आप लायबल नहीं हैं। एसिड अटैक को 2013 में सेक्शन 100 में ऐड किया गया था। अगर आप पर कोई एसिड अटैक करता है या करने वाला है, ऐसा नहीं है कि करने के बाद ही होगा, अगर वो आप पे एसिड अटैक करने ही वाला है लेकिन आप पहले ही देख लेते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए आप उस पर अटैक कर सकते हैं और ये जस्टिफाइड होमिसाइड होगा। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों ही अनजस्टिफाइड होमिसाइड हैं,
लेकिन एक एक्ट कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर, ये हम आगे समझेंगे। कल्पेबल होमिसाइड को सेक्शन 299 ऑफ इंडियन आईपीसी और चैप्टर 16 में ऐड किया गया है। Whoever causes death by doing an act, यहाँ डेथ और एक्ट में एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, मतलब जो एक्यूज्ड है उसके एक्ट की वजह से यहाँ डेथ हुई हो, मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ए ने बी को थप्पड़ मारा और बी के घर जाते वक्त एक कार से एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहाँ मौत हो जाती है, तो वो एक एक्सीडेंट केस है, उसके लिए हम ए को लायबल नहीं मानेंगे। नॉलेज, इंटेंशन ये तीनों ही मेंस रिया का पार्ट है। सेक्शन 299 3 कंडीशंस की बात करता है। अगर आपका इंटेंशन है टू कॉज डेथ, या आपका इंटेंशन है ऐसी बॉडीली इंजरी देने का कि जिससे उसकी डेथ हो जाए, या आपको नॉलेज है कि आपके एक्ट से उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। सेक्शन 299 अप्लाई करने के लिए एक्टस रियस मतलब कि एक प्रोहिबिटेड एक्ट और मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, जो कि इंटेंशन और नॉलेज हमें बता रहा है। मान लीजिए पर्सन ए की डेथ हुई पर उसके लिए बी लायबल नहीं है, यहाँ बी ने कोई क्राइम नहीं कमिट किया है। अब मान लेते हैं बी ने फायरिंग की और गोली ए को लग गई। बी के एक्ट की वजह से ए की डेथ हुई, पर यहाँ हम ये मान कर चलते हैं कि बी को ना नॉलेज थी कि उसके अलावा और कोई भी वहाँ पर है और ना ही किसी को मारने का इंटेंशन था, तो यहाँ इंटेंशन मिसिंग है। इंटेंशन और नॉलेज दोनों में से किसी एक का होना बहुत ज़रूरी है, तो इस केस में कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। लॉ ये मानकर चलता है कि हर इंसान को इतनी नॉलेज होती है, मतलब वो इतना अवेयर होता है कि उसे मालूम होता है कि उसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर कोई पर्सन एयर फायरिंग कर रहा है तो उसे नॉलेज है कि अगर किसी को गलती से बुलेट लग गई, मान लीजिए बी को वो बुलेट लग गई, तो वो इंसान मर जाएगा। मान लीजिए पर्सन ए एयर फायरिंग कर रहा है और उसे नहीं मालूम कि आसपास कोई है, लेकिन उसे ये ज़रूर मालूम होगा कि अगर वहाँ कोई आता है और उसे वो गोली लग जाती है तो वो मर जाएगा, तो यहाँ नॉलेज है। अब हम समझते हैं इंटेंशन को। अगर पर्सन ए फायरिंग कर रहा है एक सड़क पे, तो उसे मालूम है कि बीच में आने वाला हर इंसान मारा जाएगा, उसका इंटेंशन लोगों को मारना ही है। इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही इनविजिबल मेंटल कंडीशन है, किसी और को पता नहीं चल सकता, लेकिन इंटेंशन और नॉलेज की डिग्री डिटरमाइन करती है कि वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। कल्पेबल होमिसाइड के केस में हमेशा इंटेंशन को हम प्री प्लानिंग लेकर नहीं चलेंगे। कंसीक्वेंसेस एक्सपेक्टेड है तो भी हम उसे गिल्टी माइंड का मान लेंगे। अब सवाल ये आता है कि प्रूव कैसे करेंगे कि इंटेंशन था या नहीं। डायरेक्ट प्रूफ इंटेंशन का नहीं मिल सकता और ना ही नॉलेज का, इसलिए हम प्रूफ को गैदर करेंगे और इन्फो करेंगे एक्यूज्ड के एक्शन से, सिचुएशन और सराउंडिंग देखते हुए, जैसे कि कहाँ अटैक किया गया, अटैक करने के लिए वेपन क्या था, अगर किसी वाइटल पार्ट पर अटैक किया जा रहा है, जैसे कि पर्सन ए बी के सर पर हैमर से मार रहा है, तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ है। मान लीजिए पर्सन ए बी पर हैमर से अटैक करता है, तो यहाँ ये साफ साफ पता चल रहा है कि ए बी को मारना चाहता है, यानी यहाँ इंटेंशन टू कॉज डेथ है। कल्पेबल होमिसाइड जो चैप्टर 16 और सेक्शन 299 में मेंशन किया गया है, इस पहला कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसे समझने के लिए हम मोती सिंह केस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा गिल्टी माइंड, जिसके लिए हम MS मूर्ति यानी हलवा केस पढ़ेंगे। मोती सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यहाँ अनदर का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि मोती सिंह के साथ 6 से 7 लोग और इन्वॉल्व थे। मोती सिंह ने पर्सन जी को 2 गोलियां मारी, जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ये डेथ कॉज करने के लिए सफिशिएंट है। डॉक्टर पर्सन जी का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करता है उसके बाद, और वो घर चला जाता है। 20 दिन बाद उसकी मौत होती है।
प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाता है कि मौत का सीधा कारण क्या था, मेडिकल नेग्लिजेंस या जो उसे गोली लगी थी वो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव दैट द डेथ ऑफ द विक्टिम इज कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ एक्यूज। यहाँ पर एक्ट क्या था डेथ के लिए, यहाँ पर इस एक्ट को प्रूव करना मुश्किल हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मोती सिंह को एक्विट किया। अगला केस जो कि है एम्परर वर्सेस एमएस मूर्ति, और जिसे हम हलवा केस के नाम से भी जानते हैं। मूर्ति ने अपाला को खाने पर इनवाइट किया। अपाला ये सोचकर जाता है कि आज तो पार्टी है। मूर्ति और उसकी फैमिली ने अपाला के हलवे में जहर मिलाया था। अपाला थोड़ा सा चखने के बाद उसे साइड में फेंक देता है। राजलक्ष्मी जो कि एक छोटी बच्ची है और एमएस मूर्ति की रिलेटिव है, वो वहाँ आती है, उस हलवे को पिक करती है और उसे खाने लगती है। साथ ही वो अपने दोस्तों को भी खिलाती है। यहाँ पर राजलक्ष्मी की मौत हो जाती है। अब जब केस कोर्ट में पहुँचा है तो मूर्ति का कहना था कि उसका इंटेंशन राजलक्ष्मी को मारने का नहीं था, अपाला को मारना चाहता था, ना कि राजलक्ष्मी को, इसलिए वो बेकसूर है। मूर्ति ने दूसरा कंटेंशन दिया कि अपाला ने कॉन्ट्रीब्यूटरी एक्ट किया, मतलब अगर वो हलवा नीचे फेंकता ही नहीं तो राजलक्ष्मी उसे पिक भी नहीं करती और खाती भी नहीं। मूर्ति का तीसरा कंटेंशन था कि इसमें तो राजलक्ष्मी की गलती हुई कि उसने आकर हलवा उठाया और खाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि इंटेंशन ज़रूरी नहीं है, इंटेंशन टू कॉज डेथ इज़ सफिशिएंट। विक्टिम की कॉन्ट्रीब्यूटरी एक्शन के लिए कोर्ट ने कहा कि इसके लिए वो लायबल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजलक्ष्मी की इसमें कोई गलती नहीं थी और कॉन्ट्रीब्यूटरी एक्शन ऑफ विक्टिम इज़ इमैटेरियल। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रीब्यूटरी एक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब अपाला की इसमें कोई गलती नहीं थी, और अगर उसकी गलती थी भी कि उसने हलवे को नीचे क्यों फेंका तो उसके लिए हम उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। मूर्ति मर्डर के लिए लायबल था, लेकिन ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेक्शन 299 के इलस्ट्रेशन 1 को एक्सप्लेन किया गया है। अब हम सेक्शन 299 के इलस्ट्रेशंस को समझेंगे। ए ले स्टिक्स एंड टर्फ ओवर अ पिट। ए ने एक पिट बनाया है जिसके ऊपर उसने लकड़ियाँ और कुछ घास डाल के उसे ढक दिया है। विद द इंटेंशन ऑफ देयरबाय कॉजिंग डेथ, वो किसी को मारना चाहता है, और विद द नॉलेज दैट डेथ इज़ लाइकली टू बी देयरबाय कॉज्ड, मतलब उसका इंटेंशन किसी को मारने का है या फिर उसको नॉलेज है कि कोई ज़रूर मरेगा, कौन मरेगा ये नहीं मालूम। जेड, बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म, ये जेड है जिसको लगता है कि ग्राउंड बिल्कुल ठीक है। फॉल्स इन एंड इज किल्ड, मतलब वो बेमौत मारा गया। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। पहला एक्टस यहाँ मौजूद है। दूसरा हमें ढूंढना है इंटेंशन और मेंसरिया, यहाँ इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही था। ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश, बी डज नॉट नो इट, ए इंटेंडिंग टू कॉज or knowing it to be likely to cause Zed's death induces B to fire at Bush. B fires and kills Zed. Here B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of culpable homicide. A को मालूम है कि Z यहाँ घास के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन B को नहीं मालूम। A B को उकसाता है कि वो फायर करे। B फायर करता है जो कि जाकर जेड को लगता है और जेड की मौत हो जाती है। यहाँ भले ही फायर बी ने किया हो, लेकिन यहाँ ए को नॉलेज था कि जेड जो है वो घास के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन बी को नहीं मालूम था, तो यहाँ ए की वजह से बी ने फायर किया। बी यहाँ भले ही किसी भी क्राइम के लिए गिल्टी नहीं है, लेकिन ए ने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है। तीसरा एग्जाम्पल, A by shooting at a fowl with intent to kill and steal it kills B who is behind a bush. A एक बर्ड पे फायर करता है ताकि वो उसे पकड़ ले और चुरा ले, लेकिन B जो कि वहाँ पर पीछे छुपा हुआ था या जो भी कर रहा था उसे नहीं मालूम, और ना ही A को मालूम है कि वहाँ कोई इंसान है। इसने फायर किया और B की मौत हो जाती है।
यहाँ मेंस्ट्रुआ मिसिंग है, क्योंकि ए को ना तो ये पता है कि वो पीछे छुपा है, ना ही इसका कोई इंटेंशन था। मतलब इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही मिसिंग है, इसलिए यहाँ पर ए ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया। A person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease, bodily infirmity, and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death. मान लेते हैं पर्सन ए को निमोनिया था और बी को ये बात मालूम थी और बी ने उसे पानी में फेंक दिया और कहा बुरा न मानो होली है। अब बी की वजह से ए की कंडीशन ख़राब होती है, वो बीमार पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। अब भी ये नहीं कह सकता है कि ए को निमोनिया था, इसकी वजह से उसकी मौत हुई। अगर वो सी पर्सन को फेंकता तो सी नहीं मरता। इसमें गलती बी की नहीं, ए की है, क्योंकि उसे निमोनिया था। तो बी यहाँ पर लाइबल है क्योंकि उसने उसकी डेथ को एक्सेलरेट कर दिया। हो सकता है वो पानी में अगर नहीं जाता तो उसकी मौत नहीं होती, इसलिए वो लाइबल होगा। Explanation 2. Where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented. पर्सन ए ने इसे इस हाल में पहुंचा दिया कि वो हॉस्पिटल के आईसीयू में पड़ा है। इसी दौरान पर्सन बी की मौत हो जाती है। तो ए ये क्लेम नहीं कर सकता कि अगर डॉक्टर्स ने अच्छे से ट्रीटमेंट दिया होता या वो ये लोकल हॉस्पिटल में ना जाकर एम्स में जाता तो वो ज़िंदा बच जाता। नहीं, भले ही उसकी मौत प्रिवेंट की जा सकती है। Here A has committed the offense of culpable homicide. Explanation 3. The causing of the death of child in the mother's womb is not homicide, but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may have not breathed or even completely born. इसे समझते हैं। अगर बच्चे की मौत वुम में ही हो जाती है तो वो मिसकैरेज कहलाता है, ना कि कल्पेबल होमिसाइड। इफ़ एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट फोर्थ, मतलब कि बच्चे का एक हिस्सा बाहर आ गया है जिससे ये विजिबल है कि वो लड़का है लड़की, और हम उसे आधा पेट में और आधा बाहर उसी कंडीशन में मार देते हैं, तो वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। दो द चाइल्ड मे हैव नॉट ब्रीथ और हैव बीन कम्प्लीटली बॉर्न, मतलब अगर बच्चा पैदा हो गया है और फिर हम उसे मार देते हैं तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। इस एक्सप्लेनेशन को सेक्शन 299 में इसलिए ऐड किया गया ताकि जन्म होते ही बेटियों को मार देने की कुप्रथा को रोका जा सके।